ठीक है, तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पर बता दी गई है, तो किसी भी 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, पोटेंशियल चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं और पोटेंशियल चेंज अगर कैलकुलेट कर सकते हैं, तो किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अनलेस हमें किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल नोन हो, तो दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल हम डिफरेंस की वैल्यू से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करके जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करो। ये तो किसी भी जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पोटेंशियल चेंज की वैल्यू होगी। लेकिन इसके बाद मैंने बोला कि अगर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल यूनिफॉर्म है किसी रीजन में, ठीक है, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करी, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पोटेंशियल चेंज का जो एक्सप्रेशन है वो और ज्यादा सिंपल हो जाता है। कोई भी 2 पॉइंट हो सकता है, कोई भी 2 पॉइंट हो सकता है, ठीक, कोई भी 2 पॉइंट हो सकता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रिलेशनशिप है, पोटेंशियल चेंज की वैल्यू होगी E टाइम्स L के इक्वल। तो कई जगह पर ये डेल्टा नहीं लिखा रहता है, लेकिन इस रिलेशनशिप का मतलब यही है। V रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर पोटेंशियल चेंज को, शॉर्ट रखने के लिए हम V यूज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे V का मतलब होगा पोटेंशियल चेंज। ठीक है, तो अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तब तो और आसान है पोटेंशियल चेंज कैलकुलेट करना। वो और कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो फील्ड की वजह से पोटेंशियल चेंज करती है, जितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे पोटेंशियल चेंज उतना ही ज्यादा होगा। इसके साथ साथ मैंने बताया, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने डिफाइन किया था कैसे, फोर्स पर यूनिट चार्ज से। तो यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट थी वो न्यूटन पर कूलॉम थी। लेकिन यहाँ पर तुम देख सकते हो, हम इस रिलेशनशिप को यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इस एक्सप्रेशन के थ्रू पोटेंशियल के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं। फील्ड के टर्म्स में, फोर्स के टर्म्स में तो डिफाइन किया ही है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि क्योंकि जब हम फील्ड के अलोंग ट्रैवल करते हैं तो पोटेंशियल चेंज करता है। तो हम फील्ड को डिफाइन करने के लिए ऐसा भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करती है कि यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना पोटेंशियल चेंज होगा। ठीक है, और यूजिंग दिस डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होगी वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ठीक है, ये तो कंप्लीट पार्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करके पोटेंशियल कैलकुलेट करने वाला। इसके हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम आते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में आकर के हम बोलते हैं कि ठीक है, फील्ड को यूज करके पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया, लेकिन हो सकता है कि ऐसी भी सिचुएशन हो जिसमें कि हमें पोटेंशियल गिवन हो और फील्ड कैलकुलेट करना हो। तो पोटेंशियल के थ्रू फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये लास्ट टाइम में भी लिख चुका हूँ, लेकिन नहीं, उबैर मैंने देखो पहला पॉइंट बोला कि फील्ड पता है तो पोटेंशियल निकालने का ये तरीका है, और ये वाली रिलेशनशिप मॉडिफाई हो जाती है अगर यूनिफॉर्म फील्ड है, तो उसके लिए पोटेंशियल चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स डिस्टेंस से डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एल का मतलब होगा डिस्टेंस ट्रैवल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ठीक है, तो हाँ, अब उसके बाद बोला कि फील्ड पता है पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरह से उसी तरह से हम दूसरी दूसरी प्रॉब्लम ऐसी हो सकती है जिसमें कि हमें पोटेंशियल गिवन हो और पोटेंशियल को यूज करके फील्ड कैलकुलेट करना हो। तो ये पहली वाली रिलेशनशिप है। ठीक है, ये पहली रिलेशनशिप है, और ये रिलेशनशिप है फील्ड से पोटेंशियल कैलकुलेट करने का। अब अगर हम पोटेंशियल से फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो तुम सोचो ये वाला टर्म दूसरी साइड ले जाते हैं, लेकिन इसकी पूरी मैथमेटिक्स है, और इसको हम वो जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट है वो मैं स्किप कर रहा हूँ। अ, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके मतलब डिस्प्लेसमेंट को दूसरी साइड भेजते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता चलती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन आता है वो कुछ इस तरह का आता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, तो यहाँ पर तो पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल का मतलब डिस्प्लेसमेंट से डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो ये स्केलर वैल्यू हमें मिल रही थी। लेकिन
तो पहले हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी थी, फील्ड का मतलब वेक्टर क्वांटिटी गिवन थी, और वेक्टर क्वांटिटी गिवन होने का मतलब उसके तीनों कंपोनेंट्स। ठीक है, तो फील्ड को यूज करके पोटेंशियल निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन उसके बाद दूसरे पार्ट में हमें पोटेंशियल गिवन है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल को यूज करके हमें वेक्टर क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। तो ये एक बार में तुम्हें लगेगा कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि वेक्टर का मतलब होता है तीन तीन वैल्यूज उसके साथ 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 अटैच होती है। तो तीन वैल्यू से एक वैल्यू लाना वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन एक वैल्यू से तीन वैल्यू निकालना, मतलब पोटेंशियल को यूज कर फील्ड निकालना, तो वो बहुत सिंपल नहीं लगता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी है कि वो कंजर्वेटिव है, तो कंजर्वेटिव होने की वजह से ठीक है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर पाते हैं पोटेंशियल सिर्फ पोटेंशियल यूज करके। इनफैक्ट इसके जो तीनों कंपोनेंट्स है ना, वो बहुत मतलब फ्री नहीं है उस तरह से जैसे किसी भी जनरल वेक्टर के होते हैं। ठीक है, ये सब हम एक्सप्लेन करेंगे कुछ टाइम में। डेल वी अपॉन डेल जी। ठीक है, और डेल का मतलब और कुछ नहीं है, ये भी डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स को रिप्रेजेंट करता है। मतलब एक्स में ट्रैवल करने से एक्स के साथ पोटेंशियल में कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, ये भी चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, लेकिन तब जब हम सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसको लिखने का तरीका होता है डेल वी अपॉन डेल एक्स। ठीक है, डेल वी अपॉन डेल एक्स का मतलब है वाई को तुम्हें कांस्टेंट मानना पड़ेगा, जी को कांस्टेंट मानना पड़ेगा, सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, लाइक वाइज ओनली वाई, लाइक वाइज ओनली जी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंप्लीट एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, पोटेंशियल अगर गिवन है तो हम पोटेंशियल को यूज करके भी इस एक्सप्रेशन के थ्रू कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब तुम देख रहे हो थोड़ा बहुत मैथमेटिकल भी तुम्हारा कोर्स हो रहा है, और ये मिनिमम मैथमेटिक्स है, इतनी मैथमेटिक्स हमें यूज करनी पड़ेगी। हालांकि ये तो मतलब प्रॉपरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को कवर करने के लिए एडवांस मैथमेटिक्स चाहिए। ठीक है, वेक्टर कैलकुलस चाहिए, कोऑर्डिनेट्स की नॉलेज चाहिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की। लेकिन तुम्हारे कोर्स तुम्हारे स्कोप में एटलीस्ट इतना पार्ट है, ये पार्शियल डेरिवेटिव कहलाता है, और इंटीग्रल, इंटीग्रल डिफरेंशिएशन, ये कैलकुलस, सिंपल कैलकुलस तो तुम्हें पता ही है। ठीक है, सिंपल कैलकुलस में ये लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, इतना तो तुम्हारा यूज होगा ही। तो इन सारे लाइन इंटीग्रल पर और सरफेस इंटीग्रल पर और और इस और पार्शियल डेरिवेटिव्स पर, इन सब की नॉलेज होनी चाहिए। ओके, ठीक है, हम एग्जांपल ले रहे थे ऐसे केसेस की जिसमें कि पोटेंशियल को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी थी। कल एक एग्जांपल लिया था, एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मान लो हमारे पास कोई ऐसा रीजन दिया गया है जहाँ पे पोटेंशियल कुछ इस तरह से है। पोटेंशियल की वैल्यू हर जगह पर बता दी गई है। ठीक है, पोटेंशियल एक्स वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में ही गिवन है। ठीक है, पोटेंशियल की वैल्यू कुछ इस तरह से है। लेटेस्ट से, अच्छा मैंने सही लिखा है ना? हाँ सही लिखा है। हम्म, ये एक्सप्रेशन लेटेस्ट से कुछ इस टाइप का है। ठीक है, पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है हर जगह पर। ठीक है, अब इसके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, चलो मैं वाई जी कर देता हूँ ताकि थोड़ा और जनरल टाइप का पोटेंशियल फंक्शन ले। ये पोटेंशियल फंक्शन हमें गिवन है, हमें कैलकुलेट करना है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको तुम थोड़ा जल्दी सॉल्व करोगे एट 1 2 1, किसी पॉइंट पर जिसके कोऑर्डिनेट्स 1 2 1 है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन मैग्नीट्यूड कितना होगा, कैलकुलेट करो।
ठीक है, सर ने सॉल्व किया। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पोटेंशियल को यूज करके फील्ड कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट कितना होगा, माइनस डेल बी अपॉन डेल एक्स। इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आ रहा है। उसी तरह वाई कंपोनेंट माइनस डेल बी अपॉन डेल वाई। उसी तरह जी कंपोनेंट माइनस डेल बी अपॉन डेल जी। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और बाकी सबको कांस्टेंट मानो। तो डायरेक्टली मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ डिफरेंशिएट करने के बाद। ये एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी तो अभी बता देना। मुझे लगता है ये सिंपल है, तुम लोग समझ जाओगे। इस एक्सप्रेशन को सिर्फ एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। वाई और जी कांस्टेंट है तो ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा और पहले वाले टर्म से आएगा माइनस, पहले से था एक्स के रेस्पेक्ट में ये माइनस 4x। ठीक है, वाई कॉम्पोनेंट बत डेल वी अपॉन डेल डेल वाई कितना होगा। तो पहला टर्म तो कांस्टेंट होगा, वाई जी को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जी के इक्वल है, ये आएगा माइनस। उसी तरह फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे वाई के जी के टर्म्स में तो ये वैल्यू -1। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कंप्लीट वैल्यू आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की कंप्लीट वैल्यू आएगी कितनी, माइनस -4x माइनस सी माइनस वाई आई कैप जे कैप। ठीक है, अब एट पॉइंट 1, 2, 1 कितना होगा। तो एक्स वाई जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो इसका आंसर आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी इस गिवन पॉइंट पर कितनी होगी, -4 आई कैप माइनस जे कैप -2 के कैप। ये तुम्हारा आंसर है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। और हमें पोटेंशियल पता है तो फील्ड। चलो एक बहुत ही प्रैक्टिकल सा प्रॉब्लम है। चेक करते हैं कि ये जो रिलेशनशिप बताया है वो तुम्हें गलत सलत तो नहीं पड़ा हो। इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए लेटेस्ट से हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है और पॉइंट चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता है, पोटेंशियल भी पता है। तो हम पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट चार्ज है और इस पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल किसी भी जगह पर कितनी होगी। पॉइंट चार्ज की वजह से हर जगह पर पोटेंशियल पता है। पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी जरा बताओ।
पोटेंशियल की वैल्यू है के क्यू अपॉन आर। ठीक है, तो ये तो पोलर कोऑर्डिनेट में या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में पोटेंशियल की वैल्यू है। तुम्हें पता होना चाहिए कि जिस तरह से हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन को यूनिकली स्पेसिफाई करने के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के टर्म्स में हम पहले एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस, वाई एक्सिस के अलोंग, तो एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट बताते हैं। उसी तरह से पोलर कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट जब अगर सिर्फ एक्स वाई प्लेन पे है तो इसमें सिर्फ एक्स वाई कोऑर्डिनेट आएगा, और पोलर कोऑर्डिनेट का मतलब होता है ये आर बताओ थीटा बताओ। आर और थीटा से भी इस पॉइंट की पोजीशन हम यूनिकली स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो कई जगह पर हम पॉइंट को स्पेसिफाई करने के लिए आर थीटा पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं। ठीक है, जहाँ पे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम ज्यादा सुटेबल होता है उसी को यूज करते हैं। हालांकि हम दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पर जो ये आर है ना, तो हम क्योंकि हमारे पास जो ये रिलेशनशिप है, लेकिन ये रिलेशनशिप सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास अवेलेबल है। तुम यूज तो कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड बताने के लिए, पोटेंशियल बताने के लिए। जैसे इससे पहले डाइपोल की वजह से हमने जो फील्ड की वैल्यू बताई थी, तुम्हें याद है डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की थी, तो वहां पे हमने रेडियल कंपोनेंट और टेंजेंशियल कंपोनेंट बताया था। तो ये पोलर आर थीटा के टर्म्स में कैलकुलेट किया था ना, तो ये पोलर कोऑर्डिनेट के टर्म्स में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी। ठीक है, वहां पे वो ज्यादा सुइटेबल था क्योंकि आर और थीटा के टर्म्स में पॉइंट स्पेसिफाई करना ज्यादा सुइटेबल लग रहा था। तो हम कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हमें पोटेंशियल गिवन है तो पोटेंशियल को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का जो रिलेशनशिप है वो सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अवेलेबल है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जी कंपोनेंट कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल को देख करके। ठीक है, हमारे पास पोटेंशियल को देख करके इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडियल कंपोनेंट, टैंजेंशियल कंपोनेंट कैलकुलेट करने का कोई रिलेशनशिप नहीं है। जो हमने रिलेशनशिप डिराइव किया वो एक्चुअली एक्स वाई जी कंपोनेंट के टर्म्स में है हमारे पास अभी। तो हम लोग कोशिश करेंगे जब भी हमें पोटेंशियल गिवन होगा तो उसको पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में चेंज करेंगे। ठीक है, मतलब पोटेंशियल फंक्शन को एक्स वाई जी के फंक्शन में चेंज करेंगे। एक बार पोटेंशियल एक्स वाई जी के फंक्शन में आ गया तो उसको डिफरेंशिएट करके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे आर का मतलब क्या है? ये कोई भी जनरल पॉइंट पी है, ये जनरल पॉइंट पी लेट एस से ये पॉइंट पी है, और आर का मतलब है इस चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस। यही तो आर है ना, यही तो आर है ना, ये आर वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर लेटर से। ठीक है, तो ये आर वेक्टर क्या होगा बता सकते हो जरा? इस पॉइंट की पोजीशन वेक्टर क्या होगी? वो और कुछ नहीं, वो एक्स आई कैप, इस पॉइंट की पोजीशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक्स वाई जी के टर्म्स में होगी। ठीक है, ओके, अब आ जाते हैं पोटेंशियल फंक्शन पर। तो पोटेंशियल जो है ना आर के टर्म्स में गिवन है, हम चाहते हैं कि एक्स वाई जी के टर्म्स में चेंज हो जाए। तो आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आर इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि आर पॉइंट की चार्ज से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और डिस्टेंस कितनी होगी? अगर पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जी है तो डिस्टेंस कितनी होगी? वो एक्स वाई जी के टर्म्स में तुम लिख सकते हो। कितनी लिखेंगे? तुम लोग रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? के क्यू अपॉन, यही पे लिखता हूँ, ये जो आर है ना इसका अगर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो ये और कुछ नहीं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, तो जो डिनोमिनेटर होगा इसका, ये लिखेंगे हम अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। अब पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में आ गया है।
पोटेंशियल एक्स वाई जी का फंक्शन है। अब इस पोटेंशियल को यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करते हैं, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट कितना होगा, हम चेक करना चाहते हैं कि जो रिलेशनशिप हमने डिराइव किया है वो एक्चुअली सही है भी या नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट बताओ। वो और कुछ नहीं होता, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स में माइनस डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है, तो सॉल्व किया तुम लोगों ने? इसे सिंपल सा डिफरेंशिएशन है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, चेन रूल अप्लाई करोगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी के क्यू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करो जरा, इसमें के और क्यू बाहर आ जाएगा और ये डिफरेंशिएट होने के बाद क्या लिखेंगे, इसको हम ऐसा करते हैं डेल अपॉन डेल एक्स या माइनस, और अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस हाफ। ठीक है, चेन रूल अप्लाई करते हैं, माइनस के क्यू, तो पहले हम अंदर वाले कंप्लीट एक्सप्रेशन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो वो x रेज टू पावर n माइनस एन एक्स एन माइनस वन वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये लिखे माइनस हाफ। ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ठीक है, रेज टू द पावर माइनस सी बाई टू। ठीक है, और लेकिन ये कंप्लीट फाइनल आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें अंदर वाले टर्म को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू आएगी 2x। ठीक है, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और क्या कैंसिल होगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको मेथड तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो मैं आ, मैं बताना चाहता हूँ कि इन्हीं रिजल्ट को यूज करके तुम पोटेंशियल से फील्ड तक पहुंच सकते हो। ठीक है, तो पोटेंशियल हमें पता है, तो पोटेंशियल और फील्ड भी पता है, लेकिन हम उस मेथड को यूज करके पोटेंशियल से फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं और चेक करते हैं कि जो फाइनल वैल्यू आ रही है वो सेम है या नहीं है। तो के क्यू यहाँ पर एक्स है ऊपर, अपॉन ये नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर 3/2। तो इसको ऐसा करते हैं, माइनस 3/2 का मतलब ये अंडर रूट और इसका क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं ना। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट होगा।
अब हम इसी तरह से y कॉम्पोनेंट z कॉम्पोनेंट कैलकुलेट करने जाएंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, तुम डायरेक्टली बता सकते हो, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ना x y z में बिल्कुल सिमेट्रिक है। तो x के लिए जो रिजल्ट आ रहा है बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट y के लिए, वैसा ही रिजल्ट z के लिए आना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से x स्क्वायर है वैसे ही y स्क्वायर भी, वैसे ही z स्क्वायर भी है। सिंपल है, तो तुम ट्राई करके देख सकते हो। हाँ, जो y कॉम्पोनेंट की वैल्यू आएगी वो तुम श्योर होकर के कह सकते हो के क्यू वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की इक्वल आएगी का क्यूब, ठीक है, -3/2। और लाइक वाइज जी कॉम्पोनेंट, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, पॉइंट चार्ज के लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ रही है पता है? पॉइंट चार्ज के लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही है के क्यू, ऊपर आ रहा है एक्स आई कैप, चेक करो, वाई जे कैप प्लस जी के कैप अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ये है 3/2। इसको चेक करो, ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप ई जी के कैप करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की फाइल, और यही रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग यही इलेक्ट्रिक फील्ड की फाइनल वैल्यू होगी, ठीक है। लेकिन तुम बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का ये एक्सप्रेशन तो हम पहली बार देख रहे हैं, हमने तो कुछ और पढ़ा था, के क्यू बाई आर स्क्वायर पढ़ा था, लेकिन वो तो पोलर फॉर्म में था ना, तो हमें चेक करने के लिए हमें इस एक्सप्रेशन को ना आर के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, और वो भी तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि ये और कुछ नहीं है, ये के क्यू, ये जो ऊपर वाला टर्म है इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स आई कैप वाई आई कैप, सॉरी वाई जे कैप जी के कैप, ये और कुछ नहीं है, ये और कुछ नहीं है, ये पॉइंट की पोजीशन वेक्टर है, ठीक, पॉइंट की पोजीशन वेक्टर है ना। तो ऊपर हम लिखेंगे आर, वेक्टर आर, ठीक है, अपॉन, और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का अंडर रूट, ये और कुछ नहीं है, आर का मैग्नीट्यूड है, तो ये आर के मैग्नीट्यूड का क्यूब है, ठीक है। और ये कोई और एक्सप्रेशन नहीं है, तुम्हें याद होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर क्या, तो ये जो रिजल्ट है ये बिल्कुल पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन था उसी के इक्वल है, जो कि आना ही चाहिए था। ठीक, इसमें कुछ पूछना है? ठीक, ये सब बिल्कुल मैथमेटिक्स है, मैं थोड़ा फेमिलियर करा रहा था तुम्हें कि पोटेंशियल से फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो। चलो एक दो और एग्जांपल छोटे छोटे ले लेते हैं। इसका नहीं, आर क्यूब नीचे है ना, तो ऊपर आर वेक्टर है, तो एक आर वेक्टर जो है ना मैग्नीट्यूड से डिवाइड होकर के वो यूनिट वेक्टर में ट्रांसफॉर्म हो गया। एक दो और एग्जांपल्स, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, ठीक, और एक हमने एक और बॉडी है जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था। मेरा पर्पस यहाँ पर सिर्फ ये समझाना नहीं है कि पोटेंशियल को यूज करके फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं तुम्हें साथ साथ ये भी रियलाइज कराना चाहता हूँ कि तुम किसी भी केस में देखोगे कि चार्जेस को यूज करके अगर तुम डायरेक्टली फील्ड कैलकुलेट करते हो, उसके कंपैरिजन में पहले चार्जेस को यूज करके पोटेंशियल कैलकुलेट करो, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल कैलकुलेट करना हमेशा आसान होगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो पहले चार्जेस को देख करके ना, पहले चार्जेस को देख करके पोटेंशियल कैलकुलेट करो, और पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया, पोटेंशियल को यूज करके फील्ड कैलकुलेट करो। और ये मेथड फील्ड कैलकुलेशन के लिए हो सकता है कि ज्यादा सिंपल होगा, जैसे कि ये रिंग वाला एग्जांपल है। रिंग के लिए बताओ, रिंग के लिए रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है, और सेंटर से ये पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर है, एक्स पर है। तो हम पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, लेकिन मैं फील्ड नहीं कैलकुलेट करूंगा, मैं पी पॉइंट पर पहले पोटेंशियल लिखूंगा। पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ रही है, पोटेंशियल की वैल्यू, हम इस बार वन डायमेंशनल रहते हैं, पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, अरे बताओ, क्योंकि ये पॉइंट रिंग के हर एक एलिमेंट से सेम डिस्टेंस पर है, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं रिंग की वजह से पोटेंशियल, लगता है पेन खराब हो गई है, इसका निब मैंने जोर से गिरा दिया। ठीक, के क्यू अपॉन
हाँ, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही है ना पोटेंशियल, पोटेंशियल की यही वैल्यू है। हम फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो, और यहाँ पे फील्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट ही कैलकुलेट करने की जरूरत है, क्योंकि एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ एक्स कंपोनेंट आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्स कंपोनेंट होगा वही कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और वो कितनी होगी, वो और कुछ नहीं होगी, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स के इक्वल होगी। तो इस इक्वेशन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और 1 मिनट में तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता चल जाएगी। ये तुम वेरीफाई कर सकते हो, ये और कुछ नहीं आएगी, के फेमस के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। तो ये तुमने याद किया, ये डिराइव किया था, हर एक एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर देखा था, उसका कंपोनेंट लिया था, है ना, और फिर इन सारे एलिमेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकाला, तब इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब तुम यहाँ पर देख सकते हो एक ही स्टेप में तुम ना पहले पोटेंशियल लिखा, डिफरेंशिएट करके डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट कर सकते हो। और एग्जांपल्स लेते हैं, डाइपोल पर आ जाते हैं। हमारे पास ये नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है, माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है, और इनके बीच में जो सेपरेशन है, लेटेस्ट से इनके बीच में जो सेपरेशन है, दिस इज 2L, ठीक है। मैं डाइपोल को, मैं जो डाइपोल है लेटेस्ट से ऐसे लिखता हूँ, डाइपोल की वजह से बहुत मेहनत करके हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है। ये उबैर क्या कह रहे हो तुम? डाइपोल की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर ली है, ठीक है। तुमने देखा था कि वो कैलकुलेशन उतनी सिंपल नहीं थी, लेकिन अब मैं तुम्हें एक यूनिक मेथड दिखाने जा रहा हूँ। पहले हम डाइपोल की वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, डाइपोल की वजह से पोटेंशियल क्या, और पोटेंशियल को यूज करके डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और तुम देखोगे कि हम पोटेंशियल से भी फील्ड, डाइपोल की वही इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि हमने डायरेक्टली चार्जेस की वजह से विक्टोरियली ऐड करके कैलकुलेट की थी। तो हमारे पास कोई पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है, ठीक है, और ये पॉइंट पी जो है वो लेटेस्ट से आर डिस्टेंस पर है, थीटा एंगल पर। ये पहले तो हमें लेटेस्ट से ये पॉइंट पी, क्योंकि डाइपोल से दूर वाला पॉइंट जो है वही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, डाइपोल से बहुत दूर है ये पॉइंट पी। तो पहला क्वेश्चन तो बनता है कि, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन बनता है कि पी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू होगी, डाइपोल की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, डाइपोल की वजह से पोटेंशियल भी कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो ये बताओ कि डाइपोल की वजह से पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, कैलकुलेट करो। आर थीटा गिवन है, पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करो। ट्राई किया, ठीक है, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए गुड, ठीक है, तुम लोग तो कैलकुलेट कर ले अपने से ही, अच्छी बात है। तो
ठीक है, लेटेस्ट से पी पॉइंट पर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करनी है डाइपोल की वजह से। कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, चार्ज हमारे सामने है तो एक एक करके दोनों चार्ज की वजह से पोटेंशियल लिखेंगे, ऐड करेंगे। तो सबसे पहले नेगेटिव चार्ज, लेटेस्ट से नेगेटिव चार्ज से इस पॉइंट पी की कुछ डिस्टेंस होगी और पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट पी की कुछ डिस्टेंस होगी, है ना। ठीक है, तो लेटेस्ट से पी पॉइंट की जो सेंटर से डिस्टेंस है ना वो पी है, तो वो आर है। तो पॉजिटिव चार्ज से जो डिस्टेंस है, लेटेस्ट से इसको सिंबॉलिकली ऐसा करते हैं, इसको आर प्लस लिख देते हैं। ठीक है, और सिंबॉलिकली नेगेटिव चार्ज से जो पी पॉइंट की डिस्टेंस है वो आर माइनस लिखे। दोनों दोनों ऑलमोस्ट सेम होंगे लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं होंगे। ठीक है, दोनों की वैल्यू अलग अलग है। अगर बिल्कुल सेम हो जाते तब तो पी पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो हो जाता, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव। पी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू होगी कितनी, पी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, तो हमने पोटेंशियल की वैल्यू होगी पी पॉइंट की, पी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू होगी पॉजिटिव चार्ज की वजह से निकालो, नेगेटिव चार्ज की वजह से निकालो। तो पी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू लिखेंगे, पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, के क्यू अपॉन आर के इक्वल। तो दोनों में के और क्यू तो सेम ही है, तो हम बोलेंगे के और क्यू तो ऐसे ही रहेगा, और अपॉन आर तो ये होगा 1 अपॉन आर प्लस माइनस 1 अपॉन आर माइनस। ठीक है, ये आर प्लस और आर माइनस सिंबल्स हैं पॉजिटिव चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस और नेगेटिव चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस को इंडिकेट करने के लिए। ठीक है, तो ये पोटेंशियल की वैल्यू होगी, लेकिन लेकिन आर प्लस आर माइनस हमें गिवन नहीं है। हमें तो आर और थीटा गिवन है, तो हमें आर प्लस आर माइनस की वैल्यू आर और थीटा के टर्म्स में निकालनी पड़ेगी, और तुम थोड़ा एफर्ट लगाओगे, मैथमेटिक्स यूज करोगे तो निकाल भी सकते हो। लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से मतलब अप्रोक्सीमेशन से कैलकुलेट करता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि ये पी पॉइंट, क्योंकि ये पी पॉइंट डाइपोल से बहुत दूर है, तो हम क्या करते हैं, ये के क्यू इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये लिखते हैं आर माइनस माइनस आर प्लस। ठीक है, अपॉन आर प्लस आर माइनस। अच्छा, चलो मैं इसको तो सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा बताओ कि अ, इस सिस्टम को देख करके, मतलब ये वैल्यू, ये आर है, ये थीटा है, तो ये वाली लेंथ तुम क्या कैलकुलेट कर सकते हो, बताओ। नहीं, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के कंपोनेंट्स लेकर के ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके। अभी हम इंटरेस्टेड है पहले पोटेंशियल में, अभी फील्ड को भूल जाओ, अभी हम पी पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हमें आर प्लस चाहिए, आर माइनस चाहिए। मेरा पहला क्वेश्चन है, क्या हम आर प्लस की वैल्यू, क्या हम पॉजिटिव चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस, नेगेटिव चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं। मतलब तुम्हें अगर ये क्वेश्चन दिया जाएगा तो कैलकुलेट कर पाओगे कि ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे ये मान लो पॉइंट है। ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि ये अगर r प्लस आर माइनस की वैल्यू पता चल गई तो फिर क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि हमें यही दोनों डिस्टेंसेस चाहिए, इन दोनों डिस्टेंसेस के टर्म्स में दोनों पॉइंट, दोनों चार्जेस की वजह से पोटेंशियल पता चल जाएगा, सिस्टम की वजह से पी पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू पता चल जाएगी। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या अभी अगर तुमसे मैं सिर्फ यही क्वेश्चन पूछता हूँ कि आर और थीटा के टर्म्स में आर प्लस की वैल्यू कितनी होगी, बताओ, आर माइनस की वैल्यू कितनी होगी, तुम लोग कैलकुलेट करके अभी मुझे बता सकते हो कि कितना पढ़ा है, उसका मैं यूज देखना चाहता हूँ। अभी तक तुम लोग बताओ। ये वाली जो लेंथ है कैलकुलेट कर सकते हो, ये राइट ट्रायंगल नहीं है, राइट ट्रायंगल होता तो तुम बोलते दो साइड्स नोन है। ठीक है, दो साइड्स नोन है तो तीसरा साइड हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये कोई भी जनरल ट्रायंगल है, तो क्या तुम इस डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, बताओ। नहीं कैलकुलेट कर सकते हो। नहीं, मैं इसके डिफरेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं
ये वाली लेंथ पूछ रहा हूँ, r प्लस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो? अरे कोई तो आंसर दे दो। तुम लोगों ने क्या सीखा है ज्योमेट्री में? अगर तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो इसमें तुम्हें ये दोनों, अगर दो साइड्स पढ़े पता होते हैं, पहला तो ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड, ट्रिग्नोमेट्री में अगर एक साइड दो साइड पता है और उसके बीच का एंगल पता है, तो तीसरी साइड हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कोसाइन फॉर्मूला। ठीक है। दूसरा दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड, ट्रिग्नोमेट्री को भी भूल जाओ, वेक्टर अलजेब्रा पर आ जाओ। ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है। अगर इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, इनके बीच में एंगल हमें पता है, तो इन दोनों का हम रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ए प्लस भी कैलकुलेट कर सकते हैं और ए माइनस बी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ए माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos। ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है, तो हम दोनों लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर भी इस ट्राइंगल में तुम देख सकते हो, दो साइड्स हमें नोन है, आर नोन है और ये वाली लेंथ एल है, और इनके बीच का एंगल पता है। तो हम तीसरी साइड नहीं निकाल सकते हैं क्या? वो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2LR कॉस थीटा की, सॉरी माइनस 2LR, क्योंकि ये डिफरेंस वाला साइड होगा, माइनस 2LR कॉस थीटा के इक्वल होगा। ठीक, उसी तरह से ये वाली साइड भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, ये वाला एंगल पता करके निकाल सकते हैं। एनीवे, आर प्लस आर माइनस हम तुम कैलकुलेट कर लोगे, उसमें थोड़ा लंबे टर्म्स उनकी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली लॉजिक से ही इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसमें से पहले न्यूमरेटर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। हम बोलते हैं आर प्लस और आर माइनस की वैल्यू सेम नहीं है, वो कितनी होगी बता सकते हो? अब ये फिगर मेरी जो है ना, वो थोड़ा सा यूज्ड हो गई है, तो उसको मैं, हाँ, अगर इन दोनों का हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि ये पॉइंट बहुत दूर है, पास रह करके मत देखो, बहुत दूर रह करके देखो। अगर ये पॉइंट बहुत दूर है तो हम बोलेंगे, क्या करते हैं ना, इस पॉजिटिव चार्ज वाले पॉइंट से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ये दोनों लाइंस बहुत दूर है। ये पॉइंट, ठीक है, बहुत दूर है, तो ये दोनों लाइंस जो है ना, ये वाली ऑलमोस्ट पैरेलल हो। क्या कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है? मैं कह रहा हूँ कि अगर ये डाइपोल बहुत छोटा सा है, इतना छोटा सा, और इसके बहुत दूर वाले पॉइंट पर तुम्हें, ठीक है, दूर वाले पॉइंट की डिस्टेंस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से देखनी है, तो ये दोनों जो लाइंस होंगी ना, पॉजिटिव चार्ज से पी पॉइंट को ज्वाइन करो, नेगेटिव चार्ज से पी पॉइंट को ज्वाइन करो, क्योंकि ये पॉइंट बहुत दूर है, तो तुम इमेजिन कर सकते हो ये दोनों जो लाइंस है ना, ये दोनों लाइंस, ये दोनों ऑलमोस्ट पैरेलल होंगी। ठीक है, ऑलमोस्ट पैरेलल। अगर पैरेलल लाइन है तो इनके बीच में डिफरेंस कैसे कैलकुलेट, डिफरेंस निकालने के लिए हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं, और हम बोलेंगे क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये वाली साइड तो सेम ही है, तो इनका जो डिफरेंस होगा और कुछ नहीं होगा, बस ये वाला डिस्टेंस होगा, ये वाली डिस्टेंस होगी। परपेंडिकुलर ड्रॉप करके जो ये बेस ऑफ परपेंडिकुलर है ना, यही डिफरेंस बिटवीन दीज टू डिस्टेंसेस होगी। ठीक है, तो हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी थी, तो हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। ठीक, फिगर थोड़ा और क्लियर रखते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉप करेंगे? ड्रॉप करेंगे यहाँ पे, ऐसे ड्रॉप कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, और ये जो डिस्टेंस है, यही आर प्लस आर माइनस का डिफरेंस होगी। और ये डिस्टेंस कितनी होगी? तुम देख सकते हो ये थीटा है, तो ये तीनों लाइंस ऑलमोस्ट पैरेलल है, तो ये वाला जो एंगल होगा ना, ये भी थीटा ही होगा। और अगर ये भी एंगल थीटा होगा, तो ये जो बेस की लेंथ होगी, वो और कुछ नहीं होगी, 2L cos थीटा के इक्वल होगी। ठीक है, और दूसरे मेथड से भी यही आता। तो हम बोलेंगे पोटेंशियल की वैल्यू डाइपोल की वजह से होगी। ऊपर हम लिखेंगे K Q 2L cos थीटा, और नीचे लिखेंगे ये R प्लस आर माइनस ऑलमोस्ट सेम है, तो प्रोडक्ट में इनकी वैल्यू ऑलमोस्ट आर स्क्वायर की इक्वल होगी।
एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगी, इसमें और भी टर्म्स आएंगे, वन अपॉन आर, वन अपॉन आर स्क्वायर, वो कॉस थीटा वाले टर्म्स भी आएंगे, लेकिन ऑलमोस्ट, क्योंकि आर प्लस आर माइनस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो आर स्क्वायर की इक्वल होगा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? अरे यहाँ तक तो सबको क्लियर है ना? ये तो दोनों की वजह से पोटेंशियल का एक्सप्रेशन लिखा, ऐड किया, न्यूमरेटर में होगा। इसको थोड़ा मैं, चलो मैं दूसरा डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ये माइनस क्यू है, प्लस क्यू है। हाँ, मैं इसको रिपीट ही कर रहा हूँ, लग रहा है बहुत लोग रिपीट कर रहे हैं, मैंने थोड़ा जल्दी बता दिया क्या? ठीक है, तो ये पॉइंट है, और मैं इस बार थोड़ा नंबरिंग, ये मान लो ए है, ये बी है, ये लेटर से ओ है, और ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है ए पी, और ये डिस्टेंस है बी पी। तो मैं कह रहा हूँ, सुनो, हमें कैलकुलेट क्या करना है पहले ये समझो, हमें ए पी माइनस बी पी कैलकुलेट करना है। क्लियर है? ए पी माइनस बी पी कैलकुलेट करना है, ए पी माइनस बी पी कैलकुलेट करना है। इन दोनों लेंस की का डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए मैं पहला आर्ग्यूमेंट यूज कर रहा हूँ कि ये लाइंस ए पी, ओ पी और बी पी, ये तीनों लाइंस, क्योंकि पॉइंट पी, क्योंकि हम बहुत दूर वाले डाइपोल से बहुत दूर वाले पॉइंट के लिए पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं, क्योंकि ये पॉइंट डाइपोल से बहुत दूर है, तो मेरा क्लेम है कि ये वाली लाइन ए पी, ओ पी और बी पी, ये तीनों लाइंस पैरेलल होंगी। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अभी पूछ लो। ऑलमोस्ट पैरेलल होंगी, क्योंकि यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन चल रहा है, पी पॉइंट बहुत दूर है, तो हम मान सकते हैं ये तीनों लाइंस बिल्कुल पैरेलल होंगी। ये सेम नहीं होंगी, इनकी लेंथ सेम नहीं है, ये तीनों पैरेलल है, पैरेलल, ऑलमोस्ट पैरेलल। ठीक है, अब अगर पैरेलल लाइंस है तो एपी और बीपी के बीच में डिफरेंस कितना होगा? डिफरेंस कितना होगा? और ये पैरेलल है या नहीं, उसके लिए मैंने एक डायग्राम बनाया था ना, वो कहा गया, हाँ ये वाला जो डायग्राम है, देखो यहाँ पर ये डाइपोल है और ये पॉइंट पी है। अगर इन तीनों लाइंस को देखोगे और तुम इमेजिन करो पी पॉइंट जितना ज्यादा दूर होगा, ये तीनों लाइंस उतनी ज्यादा पैरेलल दिखेंगी, तो इनके बीच में एंगल उतना ही कम होगा। ठीक है, अगर ये तीनों लाइंस पैरेलल है, ये दोनों लाइंस एपी और बीपी पैरेलल है, तो इनके बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए मैं कह रहा हूँ हमारे पास आसान तरीका है, हम पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं एम। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ अब इस फिगर को अगर देखोगे तो ज्योमेट्री से एमपी और बीपी ये दोनों सेम है। ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, वो जो एक्स्ट्रा लेंथ पहले ही यहाँ आ गई थी, यही इन दोनों लेंथ का डिफरेंस होगी। ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो और कुछ नहीं होगा, वो ये क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 12 है और ये एंगल थीटा है, तो राइट ट्रायंगल ए एम पी में ए एम की वैल्यू होगी 2l cos थीटा। इसमें क्या प्रॉब्लम, ये है 2l cos थीटा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अरे डिफरेंस तो कैलकुलेट करना है, क्योंकि पोटेंशियल की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है के क्यू अपॉन आर प्लस, ठीक है, माइनस, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के लिए माइनस क्यू डालना पड़ेगा, तो ये वैल्यू है के क्यू अपॉन आर माइनस पी पॉइंट पर, ये एक्चुअल पोटेंशियल है, इसी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, लेकिन आर प्लस आर माइनस हमें नहीं पता है, आर प्लस आर माइनस हमें नोन नहीं, इनको हमें थीटा और आर के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, मतलब नोन क्वांटिटीज के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो ये है 1/r प्लस माइनस 1/r माइनस, यही तो आएगी ना पोटेंशियल की वैल्यू डाइपोल की वजह से, और के क्यू, और अगर इसका एलसीएम लोगे तो r माइनस आर प्लस। ठीक है, ये न्यूमरेटर में जाकर के कुछ ऐसे होंगे और डिनोमिनेटर में एलसीएम लेने के बाद ये होंगे। तो हम इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालना चाहते हैं, और इस एक्सप्रेशन में जो न्यूमरेटर है ना, वो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, ये और कुछ नहीं होगा, ये 12 cos थीटा के इक्वल होगा, 12 cos थीटा के इक्वल होगा।
ठीक है। और अप्रोक्सीमेशन में, क्योंकि ये दोनों सेम ऑलमोस्ट सेम है, तो इनका जो डिफरेंस है वो हम ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करके डायरेक्टली निकाल सकते हैं। और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, मान लो कोई वैल्यू मान लो 100.00001 की इक्वल है, और कोई वैल्यू 99.99999998 के इक्वल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो हम बोलेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट की वैल्यू है ना वो ऑलमोस्ट 10,000 की इक्वल होगी। ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल होगी, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगी लेकिन ऑलमोस्ट सेम होगी। ठीक है, लेकिन अगर इनका डिफरेंस लेना है तो डिफरेंस लेने के लिए उस टाइम में हम दोनों को 100 नहीं मान सकते, वो तो 0 हो जाएगा। तो डिफरेंस लेने के लिए तो हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना होगा, लेकिन प्रोडक्ट लेने के लिए हम दोनों को 100 मान सकते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू प्रोडक्ट की इतनी लिख सकते हैं। डिफरेंस की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए दोनों को हम 100 नहीं बोलेंगे, वरना तो कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, तो यही किया है। और क्या किया है, पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए के क्यू दोनों लेंस की डिफरेंस 12 cos थीटा और डिनोमिनेटर में r स्क्वायर, और ये पोटेंशियल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो डाइपोल के लिए तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी रेडियल कंपोनेंट निकालते हो, टेंजेंशियल कंपोनेंट निकालते हो, और दोनों वैल्यूज तुम्हें याद होनी चाहिए, याद ही होगी। अगर याद नहीं है तो 2 मिनट में डाइपोल मोमेंट के कंपोनेंट्स निकाल करके पी पॉइंट पर दोनों को इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स पता चले। लेकिन लेकिन साथ साथ तुम्हें इस डाइपोल की वजह से पोटेंशियल भी की भी वैल्यू पता होनी चाहिए, और पोटेंशियल निकालना एज एक्सपेक्टेड और आसान है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें कोई कंपोनेंट नहीं देखना है। ठीक है, वेक्टर एडिशन नहीं करना, सिर्फ अलजेब्राइकली ऐड किया, यही पोटेंशियल की वैल्यू। ठीक है, तो हमें आर बता दिया जाएगा, थीटा बता दिया जाएगा, मतलब हमें पॉइंट बता दिया जाएगा, डाइपोल के आसपास कोई भी पॉइंट दे दिया जाए, इस एक्सप्रेशन से हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं नहीं, इसमें पॉजिटिव हमेशा कैसे होगा, ये कॉस थीटा है ना। अगर हम एक्यूट साइड में होंगे, इससे तुम्हें ये पता चला होगा, इसके अगर इस राइट साइड में होंगे ना, अगर हम इसके राइट प्लेन में होंगे तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज के पास होंगे, तो पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल ज्यादा होगा, नेगेटिव का कम होगा, तो ओवरऑल पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। और अगर नेगेटिव हाफ में होंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होगी, क्योंकि नेगेटिव हाफ के किसी भी पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज के पास होंगे तो नेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल कम होगा। ठीक है, ओके। तो पोटेंशियल की वैल्यू हमें पता है, पोटेंशियल को यूज करके अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करें बताओ। ये तुम्हारे लिए $1,000,000 प्रॉब्लम, सॉल्व करिए, बताओ कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी बताओ, क्या करना चाहिए। क्या हम, अरे पोटेंशियल अगर हर जगह पर पता चल गई तो अब क्या है, इसको डिफरेंशिएट कर दो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो पोटेंशियल फंक्शन है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में नहीं गिवन है, वो एक्स वाई जी में नहीं गिवन, आर थीटा में गिवन है। तो एक तरीका है कि आर को और थीटा को चेंज करो एक्स वाई जी में, ठीक है, और उसका मेथड कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत लेंदी होगा। और फिर उसको डिफरेंशिएट करो, एक्स वाई जी के टर्म्स में एक्सप्रेस करो, फिर उसको डिफरेंशिएट करो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स वाई जी कॉम्पोनेंट तुम्हें पता चल जाएगा। मतलब पोटेंशियल को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तुम निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं उतना भी नहीं करना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि पोटेंशियल पोलर कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में गिवन है, तो क्यों ना हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का जो रिलेशनशिप है, जो कि अभी हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है, क्यों ना हम पोटेंशियल और फील्ड का रिलेशनशिप ही पोलर कोऑर्डिनेट में निकाल लें। ठीक है, ठीक है, तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हमें रिलेशनशिप, देखो देखो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट चाहिए, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम बोलते हैं कि एक्स वाई जी है, हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ट्रैवल करेंगे और देखेंगे कि पोटेंशियल किस रेट से चेंज कर रहा है। ठीक, इसको लिखते हैं माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। अब मेरा क्वेश्चन है कि अब हमारे पास, ठीक है, ये पॉइंट पी है, ठीक, इसको मैं, इसकी पूरी मैथमेटिक्स है, तो 1 मिनट में तो मैं
पूरी पूरी डेरिवेशन प्रॉपर्ली नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा इन तुम्हारी इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर डेवलप करना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्स और वाई कंपोनेंट जिस तरह से हम निकाल सकते हैं, वैसे ही रेडियल और टेंजेंशियल कंपोनेंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रिक पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक तरीका एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट के टर्म्स में इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखो, एक तरीका इलेक्ट्रिक फील्ड को रेडियल कंपोनेंट और टेंजेंशियल कंपोनेंट के टर्म्स में लिखो। ठीक है, टेंजेंशियल कंपोनेंट को ई थीटा भी लिखते थे, ई टी भी लिख सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें रेडियल कंपोनेंट निकालना है तो तुम्हारी क्या, अगर हर जगह पोटेंशियल पता चल गया और तुम्हें पता लगाना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की रेडियल कंपोनेंट क्या होगी, तो क्या करोगे तुम क्या करोगे कि तुम रेडियल डायरेक्शन में ट्रैवल करोगे और रेडियल डायरेक्शन में ट्रैवल करके देखोगे कि पोटेंशियल किस रेट से चेंज कर रहा है। क्योंकि अगर तुम रेडियल डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो ना, तो रेडियल डायरेक्शन में ट्रैवल करने से जो पोटेंशियल चेंज करेगा वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के रेडियल कंपोनेंट की वजह से करेगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट की वजह से रेडियल डायरेक्शन में पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर रेडियल कंपोनेंट लिखना है तो डायरेक्टली माइनस डेल वी अपॉन डेल आर लिखो ना। ठीक है, उसी तरह से टेंजेंशियल कंपोनेंट, अब इस एक्सप्रेशन को तुम देख करके सोच रहे होगे अरे इतनी मेहनत बेकार का कराई, पॉइंट चार्ज के लिए हमें पोटेंशियल की वैल्यू के क्यू बाई आर पता है, तो हम डायरेक्टली रेडियल फॉर्म में ही क्यों ना निकाल लें, हम इसको डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ रेडियल डायरेक्शन में होती है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की सिर्फ रेडियल कंपोनेंट ही चाहिए, तो क्यों ना यहीं से डायरेक्टली डेल बी बाई डेल आर, और डेल आर के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये वैल्यू और कुछ नहीं आएगी, ये क्यू अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी। ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडियल कंपोनेंट पता चल जाएगा, तो यहीं से तुम वेरीफाई कर लेते हैं, तो उतना लंबा करने की जरूरत क्या थी। तो लंबा इसलिए कर रहा था कि तुम थोड़ा जो रिलेशनशिप है उससे थोड़ा फेमिलियर हो, उसको अप्लाई करने से और ज्यादा फेमिलियर हो। ठीक है, वो तुम्हें और ज्यादा हैंडी और आसान लगे देख करके, इक्वेशन देख करके डरो नहीं, भागो नहीं। ठीक है, तुम उन इक्वेशंस को आसानी से हैंडल कर पाओ, और तब हैंडल कर पाओगे जब इक्वेशन को अच्छे से समझोगे कि वो क्या कह रहा है। ठीक है, एनीवे, तो रेडियल कंपोनेंट हम ऐसे ही निकाल सकते हैं और टेंजेंशियल कंपोनेंट भी निकाल सकते हैं। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में ट्रैवल करने के लिए हम देखेंगे कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में ट्रैवल करने से इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, टेंजेंशियल डायरेक्शन में ट्रैवल करने से हम देखेंगे कि पोटेंशियल किस रेट से चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे डेल वी अपॉन, ओ, कि टेंजेंशियल कंपोनेंट कैसे लिखेंगे। रेडियल कंपोनेंट तो समझ में आता है कि रेडियल डायरेक्शन में ट्रैवल करने का मतलब है ये डी आर, ये वाली जो डिस्टेंस होगी ना, ये डेल आर होगी। ठीक है, डेल आर डी आर, मतलब इधर की तरफ जो डिस्टेंस है ना वो आर के टर्म्स में आएगी। अब टेंजेंशियल डायरेक्शन में डिस्टेंस कैसे लिखे, कौन बताएगा, बताओ। ये जो बताएगा, डी थीटा डिस्टेंस नहीं है, और थोड़ा सोचो, ना 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 ना, और थोड़ा सोचो। सही बता रहे तुम लोग, बहुत लोग क्लोज बता रहे हो, और मैं खुश हूँ कि तुम लोगों का रिस्पांस ठीक ठाक है, बुरा नहीं। गुड, वेरी गुड, तसद्दुक सही बोला तुमने। तो ये आर है और ये थीटा है। ठीक है, तो अगर इधर अगर चेंज आएगा ना इस डायरेक्शन में, तो ये तो डी आर कहलाता है। आर्गुमेंट तुमने कौन सा पार्ट छोड़ा है। अच्छा ठीक है, मैं इतनी देर में जो बताया, मैंने सिर्फ इतना बोला अभी तक कि एक तरीका है, क्योंकि क्योंकि डाइपोल के लिए जो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आया है वो आर और थीटा पोलर कोऑर्डिनेट्स में आया है। तो एक तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का कि हम इन पोलर कोऑर्डिनेट्स को पहले एक्स वाई जी के टर्म्स में चेंज करें, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्स वाई जी कॉम्पोनेंट निकाल लें और इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर लें। ठीक है, तो ये लेंदी मेथड होगा। मैं कह रहा हूँ क्यों ना ऐसा करें। इससे पहले मैं कह रहा था कि हमारे पास जो फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशनशिप है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के टर्म्स में ही है। अगर पोटेंशियल फंक्शन एक्स वाई जी के टर्म्स में दिया जाएगा तभी उसको डिफरेंशिएट करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर पाएंगे। लेकिन डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल फंक्शन है वो आर और थीटा का फंक्शन है, आर और थीटा के टर्म्स में गिवन है। तो एक तरीका तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में चेंज करो फिर उसको डिफरेंशिएट करो, लेकिन मैं कह रहा हूँ उतना करने की क्या जरूरत है, क्यों ना हम ऐसा करें कि पोटेंशियल
और फील्ड का जो रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को ही ना हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बजाय हम पोलर कोऑर्डिनेट में भी इस्टेब्लिश कर लें। अगर पोटेंशियल पोलर कोऑर्डिनेट में गिवन है तो फिर फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशनशिप पोलर कोऑर्डिनेट में भी निकाल लें। तो वही हम कोशिश कर रहे थे कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्स वाई जी कंपोनेंट निकाल सकते हैं तो रेडियल कंपोनेंट टेंजेंशियल कंपोनेंट क्यों नहीं निकाल सकते हैं। तो वही समझा रहा था कि एक्स कंपोनेंट कैसे निकालते थे, एक्स एक्स की डायरेक्शन में ट्रैवल करो, पोटेंशियल में कितना चेंज हुआ ये देखो। तो उसी तरह से मैं कह रहा हूँ कि अब हमें ना रेडियल कंपोनेंट निकालना है। तो रेडियल कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रेडियल और टेंजेंशियल कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, ये रेडियल कंपोनेंट है, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर हम रेडियल डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे, रेडियल डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे, तब जो पोटेंशियल चेंज करेगा वो सिर्फ रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड के रेडियल कंपोनेंट की वजह से होगा, क्योंकि टेंजेंशियल कंपोनेंट का कोई भी पार्ट रेडियल डायरेक्शन में नहीं आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के टेंजेंशियल कंपोनेंट की वजह से रेडियल डायरेक्शन में पोटेंशियल चेंज नहीं करेगा। ठीक, ये तो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ना। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडियल कंपोनेंट कैलकुलेट करना है तो हम बोलेंगे कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट रेडियल डायरेक्शन में ट्रैवल करो और देखो पोटेंशियल कितना चेंज करता है। ठीक है, तो वो डेल वी बाई डेल आर, तो रेडियल कंपोनेंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेल वी बाई डेल आर पहले की तरह निकाल सकते हैं। अब आता है टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो यहाँ पर डेल आर क्या है, वो रेडियल डायरेक्शन की डिस्टेंस है। अब क्या है कि टेंजेंशियल कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली समझ चुके हो तो कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में हम ट्रैवल करेंगे और देखेंगे कि इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में ट्रैवल करने से पोटेंशियल में कितना चेंज आता है। ठीक है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में ट्रैवल करने पर पोटेंशियल में कितना चेंज आता है। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में ट्रैवल करने की वजह से रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस वो कितनी लिखेंगे इस बार। यहाँ पर तो जो डिस्टेंस थी ना वो डी आर लिखेंगे, क्योंकि रेडियल डायरेक्शन में जो चेंज होता है उसको डी आर लिखते हैं। लेकिन टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या लिखेंगे, तुम बोलोगे डी थीटा, तो डी थीटा तो ये एंगल है, ये वाला एंगल, ये डी थीटा डिस्टेंस नहीं है। हमें टेंजेंशियल डायरेक्शन में डिस्टेंस बतानी है, तो तुम इसको गेस कर सकते हो। तो ये बहुत मतलब बिल्कुल इंट्यूटिव या लॉजिकल तुम्हारे एंड से नहीं है, क्योंकि इसके लिए तुम्हें थोड़ा मैथ्स में तुम लोग बहुत अभी पीछे हो। लेकिन थोड़ा बहुत मैं जब बता दूंगा तो तुम गेस कर सकते हो कि ये वाली इधर वाली जो टेंजेंशियल डायरेक्शन की जो लेंथ होगी ना वो आर डी थीटा होगी। रेडियल डायरेक्शन की जो लेंथ होती है वो डी आर होगी, और टेंजेंशियल डायरेक्शन की जो लेंथ होती है वो आर डी थीटा होगी। जितने लोगों ने भी ट्राई किया मैं बहुत थैंकफुल हूँ तुम लोग का, क्योंकि तुम लोग बहुत ठीक है, इस पर जितना सोच रहे हो उतना अच्छी बात है, और बहुत क्लोज भी गए हो। तो टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा वो माइनस डेल वी अपॉन आर डेल थीटा होगा। ठीक है, या इसको ऐसा बोल सकते हो 1/r टाइम्स डेल वी अपॉन डेल थीटा। ठीक है, तो ये उतना सिंपल नहीं है, जैसे y कंपोनेंट भी लिखते थे डेल डेल वी अपॉन डेल वाई, z कंपोनेंट लिखते थे डेल वी अपॉन डेल z। ठीक, इसी तरह से एक्स वाई जी कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिखते थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट में प्रॉब्लम है, क्योंकि रेडियल कंपोनेंट तो लिख लोगे, लेकिन टेंजेंशियल कंपोनेंट जब लिखोगे तो डेल वी अपॉन डेल थीटा तो पोटेंशियल चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इन टेंजेंशियल डायरेक्शन को नहीं रिप्रेजेंट करेगा। वो रिप्रेजेंट करे अगर 1/r से हम मल्टीप्लाई करें तो। ठीक है, अब ये रिलेशनशिप है, इसको यूज करके सर हाँ हाँ बताओ। सही ये सर टेंजेंशियल वाले पे अभी डिफरेंशिएशन करके दिखाइए कैसे हाँ, करेंगे। ये तो मैं कर ही रहा हूँ। पहले तो ये रिलेशनशिप जो आया ना, तो ये तुम्हारे कोर्स का पार्ट नहीं है, और इस रिलेशनशिप को यूज करके तुम्हें नहीं पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने को नहीं कहा जाएगा। लेकिन तुम्हारी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के लिए ये नेसेसरी है या इम्पोर्टेंट है एटलीस्ट। तो इसीलिए मैंने वो रिलेशनशिप बताया कि तुम अपनी आंखों से देखो कि पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है हमारे पास, और इस पोटेंशियल से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन भी निकाल सकते हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखूं थोड़ी देर में, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग याद करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन था कितना डाइपोल की वजह से। तुम लोग को याद है रेडियल कंपोनेंट और टेंजेंशियल कंपोनेंट कितना था, ये तुम लोग को याद है?
ये भूल गए, ये कैसे भूल सकते हो तुम लोग? ठीक है, अपना नाम भूल जाना हो भूल जाओ, लेकिन ये सारे जो रिजल्ट्स हैं, गुड गुड गुड, अगर याद है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं याद है तो फिर बहुत ज्यादा अफसोस की बात है, और तुम्हें शर्म के मारे क्या क्या करना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेडियल कंपोनेंट है वो याद है कैसे क्या, इसका इसके कंपोनेंट्स बना देते थे। तो पी कॉस थीटा के लिए गिवन पॉइंट, ठीक एक्सियल पॉइंट होगा, ठीक है, और पी पी साइन थीटा के लिए इक्वेटोरियल पॉइंट। तो रेडियल कंपोनेंट की वैल्यू कितनी आई थी याद है? 2, क्योंकि एक्सियल पे 2 आता है, यहाँ पे पी कॉस थीटा आएगा, के तो भूल गए, 2 के पी अपॉन, हाँ वेरी गुड, 2 के पी की जगह कॉस थीटा आ जाए अपॉन आर क्यू। और उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट आया था, मैं लिख देता हूँ ताकि तुम लोग बाद में इसको मैच करा पाओ, पी साइन थीटा अपॉन आर क्यू, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है, ठीक है। ये रेडियल कंपोनेंट है, छोटा छोटा लिखा है, दिख रहा है ना सबको, ठीक है। अब पी पॉइंट पर पोटेंशियल निकाला, और पोटेंशियल की वैल्यू आ रही है, पोटेंशियल की वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है? के क्यू 2L cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जरा सा हम ऐसा करते हैं कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके ना, इसको हम ऐसा करते हैं कि इसको हम डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में लिख देते हैं। तो ये और कुछ नहीं होगा, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। यही पी पॉइंट पर पोटेंशियल है, ठीक है। पोटेंशियल हर जगह पर हमें पता है, तो पोटेंशियल को डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में लिख दिया, ठीक है। ये एक्सप्रेशन तुम्हें पोटेंशियल का भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू थी ना, वो तो रेडियल की 2 के पी कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब, टेंजेंशियल की के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब थी, ठीक है। लेकिन जो पोटेंशियल होगा वो आर क्यूब नहीं होगा, वो आर स्क्वायर होगा, ठीक है। अब ये तुम्हें याद होना चाहिए कि जो पोटेंशियल होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करके आता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर होती है तो पोटेंशियल 1/r होता है पॉइंट चार्ज के लिए। डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r क्यूब होती है, तो इसको इंटीग्रेट करके 1/r स्क्वायर आना चाहिए। तो पोटेंशियल 1/r स्क्वायर से फॉल करना चाहिए था डाइपोल के लिए, जो कि इस एक्सप्रेशन में तुम्हें दिख रहा है 1/r स्क्वायर से फॉल कर रहा है। पोटेंशियल का एक्सप्रेशन और भी सिंपल है, इसके तो कोई कंपोनेंट्स होंगे नहीं, तो पोटेंशियल की एक सिंगल वैल्यू होगी, वो हम लिखेंगे केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसको यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों कंपोनेंट्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले रेडियल कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडियल कंपोनेंट कितना होगा? माइनस डेल वी अपॉन डेल आर, कैलकुलेट करो, माइनस डेल अपॉन डेल आर, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। हम बोलेंगे इसमें से, क्योंकि आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, थीटा कांस्टेंट होगा, तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, केपी कॉस थीटा बाहर चला गया, 1/r स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो, आर रेज़ टू पावर -2 होगा, ये चलो इसमें, ठीक है, माइनस के पी कॉस थीटा बाहर चला गया, और आर रेज़ टू पावर -2 को -2 लिखा, आर रेज़ टू पावर -3, और ये वैल्यू और कुछ नहीं है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडियल कंपोनेंट वाला रिजल्ट है। वेरीफाई करो, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? अब उसी तरह से टेंजेंशियल कंपोनेंट निकालते हैं। टेंजेंशियल कंपोनेंट कितना होगा? माइनस डेल वी अपॉन आर डेल थीटा, ये कितना होगा? -1/r बाहर रहेगा, और डेल अपॉन डेल थीटा, इस बार हमें थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो इसमें थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का मतलब है कि आर कांस्टेंट होगा, तो ये वाला जो पार्ट है ना, इसको तुम बाहर निकाल दो और डिफरेंशिएट करो सिर्फ कॉस थीटा को, तो वो कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करोगे वो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और ये वैल्यू आएगी केपी साइन थीटा, पहले से एक आर बाहर है, अपॉन आर क्यूब के।
जो कि सेम वैल्यूज हैं डाइपोल्स के लिए हमने जो कैलकुलेट की थी। इसमें कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, तो पोटेंशियल को भी यूज करके फील्ड कैलकुलेशन वाले बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। तो होपफुली तुम लोग इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। और इसमें फाइनल पॉइंट था कि चलो जो लास्ट पॉइंट है वो कल की क्लास में करते हैं, टाइम हो गया। ठीक, और किसी को कुछ पूछना है?